नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। संदेश खाली मुद्दे पर टीएमसी का बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग से शिकायत की। शुभेंदु के खिलाफ पुलिस से आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। महिलाओं को पैसे देकर साजिश रचने और बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर एक और आ रही है। हरियाणा के राज्यपाल को दुष्यंत चौटाला की चिट्ठी। जेजेपी की विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। आईएनएलडी की राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग है। तीसरी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर ईडी का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला कल होगा। चौथी बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर रोक की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। भड़काऊ भाषणों पर रोक के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहस का न्योता दिया गया है। लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस के लिए न्योता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और जस्टिस एपी शाह और पत्रकार एन राम ने लिखी चिट्ठी। बड़ी खबर, पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी नहीं मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र ने राज्यों को किसानों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। यह भी खबर आ रही है। इसी साल से लागू हो सकती है नई व्यवस्था। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह। 65 विशिष्ट व्यक्ति पद्म पुरस्कार से सम्मानित। इस साल कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन और यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया। सभी क्रू मेंबर्स काम पर लौटेंगे। क्रू मेंबर्स का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस। इस बीच तमिलनाडु में शिवाकाशी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं। सीधे देखिए फिक्र आपकी में। पहली फिक्र की जो बड़ी खबर आ रही है, किसानों ने, किसने कहा, करेक्ट करूंगा मैं, किसने कहा 15 सेकंड में ओवैसी गायब। किसने कहा पीएम मोदी औरंगजेब। चुनाव में हेट स्पीच से प्रचार क्यों। दूसरी खबर, केएल राहुल आईपीएल के मैच में क्यों हुए वायरल। टीम मालिक के बर्ताव को लेकर क्यों उठे सवाल। तीसरी खबर, क्या संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। 5 महिलाओं ने कैमरे पर आकर चौंकाने वाला सच कबूला। और चौथी खबर, पीओके में 11 मार्च को लॉन्ग मार्च, उससे पहले 1971 वाली चर्चा। क्या 48 घंटे बाद पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और 5वीं खबर, रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन ने परमाणु प्रदर्शन किया है। क्या यह न्यूक्लियर नुमाइश नई तबाही लाने वाली। लेकिन फिक्र आपकी में आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी चिंताजनक खबर है। पहले ये तस्वीरें देखें। अब आप इन तस्वीरों को देखकर क्या समझ सकते हैं, सोचिए जरा, हो क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा एक एक डिटेलिंग। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अब हेट स्पीच बन गया है। क्या नफरत भरे बोल चुनाव में जीत की गारंटी है। यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि वोट पाने की खातिर चुनाव के दौरान हेट स्पीच खूब दी जा रही है, खुलकर दी जा रही है, जमकर दी जा रही है और बगैर किसी खौफ के दी जा रही है। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग। 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट पड़ेंगे। लेकिन मतदान से ठीक पहले किन किन नेताओं ने भाषा की मर्यादा लांघी, सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं। ध्यान से देखिए, यह है नवनीत राणा, महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार। हमने हेट स्पीच की इस नई लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर रखा है। यह है असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना में हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी। इस लिस्ट में यह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। इन दिनों ये जमकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला। और चौथे नंबर पर है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के खास से पिसालार, जो प्रधानमंत्री के लिए बेधड़क अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक एक करके इनके बयान सुनाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि इन नेताओं की डिक्शनरी में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे क्यों गायब हो गए हैं। लेकिन शुरुआत हैदराबाद और हैदराबाद की जंग से करते हैं, जहां पर नवनीत राणा बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। और इस दौरान उन्होंने 15 सेकंड वाला एक ऐसा बयान दिया जिसने भीषण गर्मी में राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है और बाकायदा वहां की प्रत्याशी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा।
नवनीत राणा का हैदराबाद से सीधा संबंध नहीं है। वो यहां बतौर स्टार प्रचारक आई और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करते वक्त ओवैसी बंधुओं के खिलाफ 15 सेकंड में पुलिस हटाने वाला कुछ ऐसा बयान दे डाला जिसने यहां की सियासी फिजाओं में गर्मी बढ़ा दी। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, नवनीत राणा के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी को पलटवार का मौका मिल गया। वो तुरंत सामने आए और 15 सेकंड के जवाब में आरएसएस बीजेपी को 1 घंटे का चैलेंज दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे हम आ जाते हैं। नवनीत राणा के बयानों ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो माधवी लता को सफाई देने के लिए बीच में आना पड़ा। कहना पड़ा कि लोगों ने उनके बयान का गलत मतलब निकाला। हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं, हम बस यही कहते हैं 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। जनता समझदार है, वो जानती है कि नवनीत राणा का इशारा असल में किस ओर था। कैसे उन्होंने इस बहाने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी। उनके 11 वर्ष पुराने बयान पर 2024 में आग में घी डालने वाला जवाब दिया। तब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखना। वैसे नवनीत राणा इतने पर ही नहीं रुकी थी। उन्होंने हैदराबाद में प्रचार के दौरान पाकिस्तान की एंट्री भी करा दी। कह दिया कि इस बार मतदान हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। हैदराबाद में मतदान 13 मई को होंगे, लेकिन यहां के चुनाव में 15 सेकंड वाला बयान और पाकिस्तान की एंट्री क्यों हुई? अब जरा इसे डिकोड करते हैं, एक एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है। असदुद्दीन ओवैसी यहां से 4 बार से सांसद हैं। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज की। उनसे पहले उनके पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से लगातार यहां से सांसद रहे थे। हैदराबाद क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। गोशा महल सीट को छोड़कर बाकी 6 सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा, यानी ये एक तरह से ओवैसी का सियासी किला है जिसे 2024 में भेदने की कोशिश है। लेकिन सवाल फिर वही है, जहर के बदले जहर उगलने से क्या वोट मिलेंगे? और यह सवाल सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए फारूक अब्दुल्ला और संजय राउत कैसी सोच रखते हैं, अब जरा आप ये भी देखें। आणि त्या मातीतले हे 2 व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? मोदी के हिंदुस्तान से हाथ नहीं मिलाया, जहां वो चाहता है सिर्फ कि एक मजहब के लोग जिंदा रहें, बाकी गिराए जाए। डर लगता है चलने में कि कोई छुरा न हो, कोई लाठी न मार। ये वो मेरा हिंदुस्तान है, इन्होंने पैदा किया, इन्होंने ये मुसीबत पैदा। संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक नेताओं की अमर्यादित भाषा पर सख्त कार्रवाई के नियम हैं। संसद की बात करें तो जुलाई 2022 में लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में कुछ शब्दों को असंसदीय बताया गया, जैसे शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, जुमलाजीवी, जयचंद, विनाश, पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, लिस्ट और भी लंबी थी।
यानी अगर इन शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। 2020 में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से एक शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। वहीं चुनाव के दौरान ऐसे अमर्यादित शब्दों पर एक्शन की बात करें तो लोकसभा चुनाव का आगाज होने से पहले ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से भाषणों की मर्यादा बनाए रखने की अपील की थी, नैतिक मर्यादा का ध्यान रखे जाने की नसीहत दी थी, ऐसा ना करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। लेकिन यहां पर ना तो नेता आयोग की ऐसी कोई नसीहत मानने को तैयार है, ना ही उन्हें किसी के सार्वजनिक अपमान का कोई अफसोस है। और यही एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम वाली नफरती हेट स्पीच के बाद धार्मिक आबादी का नया डेटा सामने आने से भी राजनीति जो है वो गरमा गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 65 सालों में देश की हिंदू आबादी घटी जबकि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के पेज नंबर 37 पर दिए डेटा के मुताबिक 1950 में देश में हिंदू आबादी 84.68% थी, जो कि 2015 में 7.82% घटकर 78.06 हो गई, 6%। ये देखिए जरा, इस अवधि में मुस्लिम आबादी 43.15% से बढ़कर 9.84%, 43.15% उससे बढ़कर 9.84% बढ़ी है और करीब 14.9% तक पहुंच गई है। 43% बढ़ी है और 9.84% से 14.09% तक पहुंच गई है। ईसाई जनसंख्या की बात करें तो 1950 में ये 2.24% थी, जिसमें 5.38% का इजाफा हुआ है और 2015 में वो 2.36% हो गई। इसके साथ ही सिख आबादी में करीब 6.58% की बढ़ोतरी हुई है और वो 1950 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू मुस्लिम आबादी वाली यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तुष्टीकरण वाली जुबानी जंग तेज हो गई। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति के बीच राहुल गांधी ने चौथे चरण के चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर भर्ती भरोसा स्कीम लाई जाएगी। स्कीम के तहत 15 अगस्त तक 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। वैसे बीते कई महीनों से राजनीति संदेश खाली को लेकर भी जमकर हो रही है। 42 सीटों के रण के लिए संदेश खाली को बंगाल में नंदीग्राम की प्रयोगशाला की तर्ज पर देखा जाने लगा था। महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुद्दा दिल्ली तक गूंज रहा था, लेकिन संदेश खाली में नया चौंकाने वाला अपडेट यह है कि कुछ महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों पर अब यू टर्न ले लिया।
उनका दावा है कि वो धोखे का शिकार हुई। आपको याद होगा संदेश खाली की कई महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत कुछ टीएमसी नेताओं पर दुर्व्यवहार और रेप का आरोप लगाया था। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन पीड़ितों के ताजा बयान से केस में नया मोड़ आ गया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं अपने आरोपों से पलट गईं। आखिर संदेश खाली रेप केस का असली सच क्या है? हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की ये एक्सक्लूसिव डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट। याद कीजिए संदेश खाली में आंदोलन की ये तस्वीरें। यौन शोषण के आरोपों पर हफ्तों तक हंगामा होता रहा। महिलाएं खुलकर सड़कों पर उतर आई थीं। आपने इसी मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार होते देखा। शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और महिलाओं के रेप के आरोप लगे। यहां तक कि एनआईए टीम जांच पड़ताल करने पहुंच गई। आपने शाहजहां शेख को कस्टडी में रोते हुए देखा। माहौल ऐसा बना कि चुनाव के ऐलान से पहले ही संदेश खाली की गूंज से बंगाल में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की एंट्री ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। संदेश खाली में नेताओं के दौरे का सिलसिला चल पड़ा था। पुलिस के साथ उनकी झड़प की तस्वीरें आने लगी। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उस पर लगे रेप के आरोपों पर संग्राम छिड़ गया। चुनाव प्रचार में यह मुद्दा गूंजता रहा। लेकिन अगर अब हम ये कहें कि ये आरोप निराधार थे तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। पहले आपको हम वो बयान सुनाते हैं जो महिलाओं ने लगाए थे। तब महिला आयोग से लेकर मीडिया तक में शाहजहां शेख के खिलाफ दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, হ্যাঁ আমরা তৃণমূল কর্মী। सुना आपने? तब संदेश खाली की महिलाएं क्या इल्जाम लगा रही थी, लेकिन अब इन्हीं में से कुछ महिलाएं अपने बयान से पलट गईं। अब वो क्या कह रही हैं, ये सुनिए। সেই দিন ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছিল অভিযোগ জানানোর জন্য। থানায় নিয়ে এসে ওদেরকে একদম সাদা কাগজে সই করে নিয়েছিল। নিয়ে ওরা নিজেদের মতো কেস সাজিয়ে কেস ফাইল করে দিয়েছে। তারপরে 7 দিন পর পুলিশ যখন যায় নোটিশ নিয়ে, তখনই আমরা জানতে পারি যে আমার শাশুড়ি কাকি শাশুড়ি মা কেস করেছেন। আমরা তো শুনে অবাক হয়ে গেছি যে শুনে মামলার অভিযোগ ছিল না। না, উনি ধর্ষণের কোনো অভিযোগ করেননি। এখন বিজেপি করছে। আমার স্বামী নাকি। एक और महिला ने बताया कि सादे कागज पर दस्तखत करवाकर उनके नाम से फर्जी केस किया गया। এরকম আরো কাউকে কি রকম করেছে? তাদের এরকম কাউকে করেছে কিনা আছে নিশ্চয়ই, এর মধ্যে আরো অনেকে আছে, তাদের মধ্যে ঘটেছে। আপনি জানতেন না? আপনার কাছ থেকে না, আমরা সই করে নিয়ে ধর্ষণের মামলা ধর্ষণ আমরা জানতাম না। এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি যে ওর শাস্তি হোক। ও যে আমাদের এটা মিথ্যা বদনাম দিয়ে যে আমাদের কেসে যারা জড়িত করেছে, যে আমরা তো কেস আমরা চালাতে চাই না, আমরা কেস করতে চাই না। তাই ও থানায় আসলেন কেন? আজকে থানায় ওরা আমাকে হুমকি দিচ্ছে যে মার্ডার করে দেবে। মাম্পি পিয়ালি দাস। महिलाओं ने यह भी सवाल उठाया कि जिन लोगों को पीड़ित बताकर राष्ट्रपति से मिलवाया गया वो कौन है। আমরা সংবাদ মাধ্যমের থেকে জানতে পারলাম যে রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের কাছে সন্দেশখালীর কিছু নির্যাতিতা মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা কারা? আমরা তো সবাই সন্দেশখালী আন্দোলন বা নির্যাতিতা, আমরা সবাই তো গেছিলাম প্রধানমন্ত্রী পিএম স্যারের সাথে দেখা করতে। अभी तक 5 से 6 महिलाओं ने सामने आकर एफआईआर में दर्ज आरोपों को झूठा बताया है, लेकिन काफी सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने ऑफ कैमरा ये माना कि उनके नाम से रेप की झूठी एफआईआर लिखवाई गई है। आपको बता दें, महिलाओं ने जिस पियाली दास का नाम बार बार लिया वो बीजेपी से जुड़ी है, जबकि जिन महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया वो भी बीजेपी से जुड़ी हैं। रविशंकर दत्ता, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर ये महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं और क्यों कह रही हैं। वो क्यों कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने दबाव बनाकर उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए। दरअसल टीएमसी ने 4 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो संदेश खाली में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष गंगाधर कोयल के स्टिंग का है। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख सहित उनके नेताओं पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगवाए और शुभेंदु अधिकारी ने ही संदेश खाली की महिलाओं को उकसाने के लिए कहा था। आपको उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। এইটা না করলে ওখানে আর
এই তাবড় তাবড় মালকে গ্রেপ্তার না করাতে পারলে তোমরা ওখানে দাঁড়াতে পারবে না। আর গ্রেপ্তার করাতে গেলে তোমাদের এই করতে রেপ কেসটা তো দিতেই হবে। अब इस वीडियो के बाद संदेश खाली का मुद्दा नया सियासी रंग ले चुका है। टीएमसी कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने मांग की है कि शुभेंदु अधिकारी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस आपराधिक कार्रवाई शुरू करे। टीएमसी का आरोप है कि स्थानीय महिलाओं को पैसे देकर संदेश खाली की साजिश रची गई, इसीलिए वीडियो में दिख रहे सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। बंगाल में अभी 32 सीटों पर चुनाव बाकी है, जिसमें बशीरहाट भी शामिल है। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही संदेश खाली आता है। अब जब यह मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है तो टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया है, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेश खाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं क्योंकि ये सच नहीं है। और जाहिर सी बात है केएल राहुल को आप क्रिकेट तो नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, कुछ कॉल्स हो सकते हैं जिन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए ड्रेसिंग रूम होता है, फील्ड क्रिकेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए नहीं। आईपीएल में 10 टीमें विनर की ट्रॉफी के लिए खेल रही हैं। हर रोज किसी ना किसी की जीत और किसी ना किसी की हार होती है। इस सीजन में भी कई टीमें और कई खिलाड़ी अपनी फॉर्म के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो संजीव गोयनका ने मैदान पर केएल राहुल के साथ किया। फिक्राब की में अब खबरों की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहां पर 11 मई को महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लॉन्ग मार्च है। लेकिन उससे ठीक पहले आज मुनीर की फौज का अत्याचार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पीओके में आजादी आजादी के नारों को बंदूक के दम पर कुचलने की कोशिश हुई। जिसने भी सिर उठाने की जुर्रत की उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। इसके बाद पीओके को लेकर भारत सरकार के मन को टटोलने की कोशिश करें। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है, प्रदर्शन की आग में धधक रहा है, तोड़फोड़ और हिंसा बीच सड़क हो रही है। आम जनता का गुस्सा सरकार और सेना पर फूट रहा है। पीओके में विद्रोह को कुचलने की कोशिशें साथ साथ हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जो जहां भी हाथ लग रहा है उस पर अत्याचार की हदें पार हो रही हैं। पीओके से आए तीसरा वीडियो भी देखिए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनके हाथ में लाठी डंडे हैं। ये सभी लोग लॉन्ग मार्च का समर्थन करने के लिए जमा हुए हैं और लॉन्ग मार्च के उलट जो भी बंद के समर्थन में नहीं आ रहा उस पर एक गुस्साई भीड़ लाठी डंडों से हमला कर रही है। पीओके में 11 मई को लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया है। ये लॉन्ग मार्च महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर बुलाया गया है। इसे लेकर पीओके की जनता अभी से ही एकजुट हो रही है। सरकार और सेना के खिलाफ हल्ला बोल रही है। ठीक 48 घंटे पहले से पीओके में आजादी आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं और इन आवाजों को दबाने के लिए मुनीर की फौज सारी सीमाएं लांघ रही है। पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान तक में महंगाई 50 वर्षों में सबसे अधिक है। यहां 2 जून की रोटी के लिए जनता तरस रही है, दाने दाने को मोहताज। वहीं सरकार और सेना में बैठे आला लोगों को यह दर्द ना तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। मार्च में जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 33% है। टमाटर 240 रुपए प्रति किलो, प्याज 220 रुपए प्रति किलो, आटा 800 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। कराची में 1 लीटर दूध की कीमत जानते हैं आप? 210 रुपए। अंडे 260 रुपए प्रति दर्जन में मिल रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 288 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 282 रुपए हो चुकी है। और जब बात रुपए में हो रही हो तो ध्यान रहे यह पाकिस्तानी रुपया है, जिसका मतलब 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर 278 पाकिस्तानी रुपया। हाँ, पाकिस्तान में जो है एक चीज बड़ी सस्ती है और वो है बेशर्मी, जो जमकर वहां के आला कमान में दिखाई दे रही है, वहां की फौज में दिखाई दे रही है। तो क्या यही महंगाई विस्फोट 11 मई को पीओके में शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना को भारी पड़ने वाला है?
सवाल यह भी है कि पीओके को लेकर अचानक 1971 वाली बातें क्यों चलने लगी। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये नारा बुलंद है और बुलंद 1971 की जंग का वो नतीजा भी है जिसका हवाला देकर खुद पीओके के लोग सरकार और सेना से कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण पर खत्म हुआ था और भारत की इस निर्णायक जीत से बांग्लादेश बना था। क्या 53 साल बाद यही आसार अब पीओके को लेकर बन रहे हैं? और क्या इसका प्रमुख कारण यहाँ की जनता की परेशानी बनेगी? इसमें कोई शक नहीं कि पीओके के लोग पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान सरकार और फौज की नीतियों से परेशान हैं। विरोध की आवाज उठाने वाले या तो मारे जाते हैं या गायब करा दिए जाते हैं। चीन का यहाँ दखल भी उनकी मुसीबतों की एक वजह है और अब खाने पीने के सामानों की किल्लत से जीना मुहाल है। ऐसे में ये लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत में मिल जाएं, क्योंकि यहाँ वो जम्मू कश्मीर की तरक्की हर दिन देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब पीओके को वापस पाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए युद्ध लड़ने की नौबत नहीं पड़ेगी। I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. एस जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल के दिनों में कई बार यही बात दोहरा चुके हैं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। सवाल है कि क्या वो दिन अब करीब है? क्या अखंड भारत का सपना जल्द पूरा होने वाला है? क्या पीओके भारत में मिलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब भारत को मिलने वाला है एक और घातक हथियार। ये वो आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। इसे लेकर चीन और पाकिस्तान में अभी से खलबली मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। जो हथियार रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हुआ है, जिस हथियार का लोहा सुपर पावर्स ने भी मान लिया है, वो घातक कामिकाजी ड्रोन्स अब भारत को भी मिलने जा रहे हैं। भारत के पहले स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन को विकसित किया जा चुका है। इस ड्रोन को डीआरडीओ और कैडेट डिफेंस सिस्टम ने बनाया। इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत के शूरवीर अपने कंधे पर रखकर या किसी गाड़ी से लॉन्च कर सकते हैं। दुर्गम पहाड़ हो या फिर ऊबड़ खाबड़ घाटियां, इस हथियार से दुश्मन पर भीषण कहर बरपाया जा सकता है। LAC से लेकर LOC तक ये कामिकाजी ड्रोन दुश्मन खेमे में सनसनी मचा सकता है। ये हथियार अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। उड़ान के बीच में ही ये ड्रोन अपनी दिशा बदल सकता है। घंटों तक अपने टारगेट के इर्द गिर्द घूम सकता है। 2 से 40 किलोग्राम पेलोड के साथ इसका वजन 15 से 120 किलोग्राम तक है। इसका सबसे बड़ा वर्जन 12 घंटे तक उड़ सकता है। ये 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यानी भारत का ये कामिकाजी ड्रोन रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और बेहद ऊंचाई वाले वातावरण के साथ किसी भी मौसम और इलाके के अनुकूल बनाया गया है। पहले स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन के बनते ही सेना ने शुरू में 24 ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। इन ड्रोन्स की सप्लाई 2024 के आखिर तक होगी। अगले 2 से 3 साल में ऐसे 5000 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। भविष्य में इसके एयर लॉन्च वर्जन को डेवलप करने की योजना है।
यानी जिस हथियार से रूस ने यूक्रेन में भीषण कहर ढाया है, जिस हथियार ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, वो हथियार बहुत जल्द भारत के हथियारों के तरकश की शोभा बढ़ाने वाले हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार उड़ान भर रहा है, लेकिन देश के एविएशन सेक्टर की उड़ान पर बार बार किसी न किसी तरह का ब्रेक लग जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के संकट पर बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। एयरलाइंस के सभी क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे। इसके साथ ही क्रू मेंबर्स ने कि निलंबन वाला फैसला भी वापस ले लिया गया है। करीब 4.5 घंटे तक चीफ लेबर कमिश्नर के दफ्तर में एयरलाइंस मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच बैठक चली, जिसके बाद संकट का समाधान हुआ। हालांकि आज लगातार दूसरे दिन यात्रियों को कैसे मुसीबत का सामना करना पड़ा, अब यह देखिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस में मंगलवार की रात से शुरू हुआ मुसीबत का दौर गुरुवार के दिन भी जारी रहा। दिल्ली समेत देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर यात्रियों को लगातार दूसरे दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 100 से ज्यादा कर्मचारियों के अचानक सिक लीव पर जाने के कारण दूसरे दिन भी फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा। बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 75 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। गुरुवार के दिन 85 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कुछ फ्लाइट्स के टाइमिंग में बदलाव किया गया। प्लेन लेट के कारण एयर इंडिया वाले बोल रहे हैं एयर एक्सप्रेस में जाओ, एयर एक्सप्रेस वाले बोल रहे हैं एयर इंडिया में जाओ। कोई संतोषजनक हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक से नहीं बता रहे हैं हमको, दोनों तरफ घुमा रहे हैं खाली। एयर इंडिया प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच जारी विवाद की वजह से आज भी देश भर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 85 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। इनमें दर्जन भर से ज्यादा उड़ानें सिर्फ दिल्ली से जाने वाली शामिल हैं। दिल्ली से गोवा, सूरत, श्रीनगर जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई। हालांकि कुछ फ्लाइट्स को रिशेड्यूल भी किया गया। बावजूद इसके पैसेंजर्स को इतनी बड़ी तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरलाइंस प्रबंधन के मुताबिक देश में 292 फ्लाइट्स संचालित की गई। इस बीच एयरलाइंस प्रबंधन ने अचानक सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी लेने वाले 25 से 30 क्रू मेंबर्स को लेटर जारी कर टर्मिनेट कर दिया। हालांकि बाद में एयरलाइंस प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई मीटिंग के बाद टर्मिनेशन वापस ले लिया गया। सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा यह चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी, दूसरी पार्टियों को खत्म करना बीजेपी की आदत बना। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कंगना की राजनीतिक फिल्म होगी फ्लॉप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के झारखंडेश्वर मंदिर पहुंची, महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं संघ की बैठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हुए शामिल। सैम पिट्रोडा के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी को अडानी अंबानी वाले बयान पर सीपीआई सांसद ने लिखी चिट्ठी, बिनॉय विषम ने दोनों उद्योगपतियों के खिलाफ सीबीआई ईडी से जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान के लिए भाई ने मांगे वोट, पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने किया रोड शो। यूपी के कानपुर में रेसलर द ग्रेट खली ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए मांगे वोट। और आगे देखिए, ना गोली ना बारूद, पीओके विलय के समय।